हाय ऑल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज सैप एमएम मॉड्यूल। और उसके बाद फिर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सैम एमएम मॉड्यूल। कंपोनेंट ऑफ सैम एमएम मॉड्यूल जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सैप एमएम मॉड्यूल के क्या कंपोनेंट होते हैं, उसको आप डिफाइन करें। इसके पहले जो वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा था कि सैप एमएम मॉड्यूल, सैप इको और सैप एसडी मॉड्यूल, इन सभी के कोर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। बट ये वीडियो सिर्फ सैप एमएम मॉड्यूल के लिए है। और बिफोर गोइंग अहेड मैं एक डिस्क्लेमर डाल देना चाहूँगा कि सैप को आप एसएपी बोलें या सैप बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बस काम से मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि सैप क्या है। सैप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट होता है। वो जब आइटम को परचेज कर लेता है तो इन्वेंट्री में वो आइटम आ जाता है। फिर वो इन्वेंट्री से वो आइटम मूव करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ वो प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट फिर से वेयर हाउस में आता है और फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। तो सैप एमएम मॉड्यूल जो है इन सभी को कंट्रोल करता है, बहुत ही फास्ट वे में और सीमलेस वे में। क्योंकि जैसे ही इन्वेंट्री में पता चलता है कि रॉ मटेरियल कम है, तुरंत ही परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जाता है और वो परचेजिंग एक्टिविटी को फास्ट करता है। और तुरंत जो है सो जो स्कार्सिटी रॉ मटेरियल की होने वाली थी उसको फुलफिल करता है मेटल को परचेज करके, सो डैट प्रोडक्शन में कोई लॉस ना हो, मतलब प्रोडक्शन का काम रुके नहीं और फिनिश प्रोडक्ट बनता रहे और मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट जाता रहे। तो इस तरीके से देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सो अपने लॉस को बचा लेता है सैप एमएम मॉड्यूल को यूज करते हुए। क्योंकि उसे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा आइटम की स्कार्सिटी होने वाली है और वो तुरंत परचेज कर लेता है, और इस तरीके से वो प्रोडक्शन लॉस को बचा लेता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सैप एमएम मॉड्यूल जो है वो आपके प्रोडक्शन प्रोसीजर जो है उसको फास्ट करता है और सिमलेस करता है, और किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो है उससे आपको बचा लेता है। तो इस तरीके से सैप एमएम मॉड्यूल का यूज करके कंपनी को प्रॉफिट हो रही है, और इसलिए सैप एमएम मॉड्यूल का मार्केट बना ही रहेगा। अब हम आते हैं सैप कंपोनेंट ऑफ सैप एमएम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चार मेजर कंपोनेंट है सैप एमएम के, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बट उन सभी को सब कंपोनेंट भी बोल दिया जाता है। तो ये चार मेजर कंपोनेंट है: मास्टर डाटा, परचेजिंग, मेटेरियल रिसोर्स प्लानिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन सभी का बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे। मास्टर डाटा क्या है? मास्टर डाटा इट इज कोर डाटा ऑन बेसिस ऑफ विच गुड्स आर प्रोक्योर्ड। होता क्या है कि मास्टर डाटा के अंदर बहुत सारे और भी डाटा कवर होते हैं, जैसे मेटेरियल डाटा, वेंडर डाटा, कस्टमर डाटा और बिजनेस पार्टनर डाटा और प्राइसिंग कंडीशन डाटा। मटेरियल डाटा के अंदर जो है सो पर्टिकुलर हम मटेरियल जो है उसका एक कोड देते हैं, और आइटम और मटेरियल उस कोड से पहचाना जाता है। जैसे कि उसको एक सीरियल नंबर हम दे सकते हैं 001। मान लो स्टील है, उसको हमने दे दिया, स्टील का नाम दे दिया 001। और इन कोर डाटा को यूज करते हुए मेटल प्रोक्योर होगा, इसलिए ये कहा गया इट्स अ कोर डाटा ऑन बेसिस ऑफ विच गुड्स आर परचेज। स्टील प्रोक्योर करना है तो उसका कोड हो गया 001। वो 001 जो है वही बाकी के जितने डॉक्यूमेंट है उन सभी जगह 001 ही मेंशन आएगा। और उस मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए एक वेंडर डाटा होगा, मतलब वो स्टील हम किन किन से परचेज कर सकते हैं उनके लिए एक वेंडर डाटा होगा। और वेंडर भी होगा, उसका एक नंबरिंग सिस्टम होगा, उनका एक नंबर होगा जिससे कि वेंडर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। वो पर्टिकुलर अपने नाम से आइडेंटिफाई नहीं किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कस्टमर डाटा, क्योंकि आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो फाइनली किसी कस्टमर को सेल होना है, और उसके लिए भी कस्टमर का एक सीरियल नंबर होगा। इसके लिए हम कस्टमर डाटा मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद आता है बिजनेस पार्टनर डाटा। बिजनेस पार्टनर डाटा सैप एस फोर हाना के अंदर आता है। सैप एमएम मॉड्यूल का वर्जन जो है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो एस फोर हाना है, जिसके अंदर ये बिजनेस पार्टनर डाटा आता है। सैप एमएम मॉड्यूल का जो ओल्ड वर्जन है उसका नाम है ईसीसी, उसके अंदर बिजनेस पार्टनर डाटा नहीं आता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेंडर एंड कस्टमर डाटा आता है। बिजनेस पार्टनर डाटा जो कि एस फोर हाना में आ रहा है, उसके अंदर बिजनेस पार्टनर आपका वेंडर भी हो सकता है और कस्टमर भी हो सकता है। फिर इसके बाद मास्टर डाटा में हम प्राइसिंग कंडीशन को डिसाइड करते हैं कि प्राइसिंग कंडीशन क्या है, क्या इनको टर्म्स पे कौन सा मेटल आ रहा है हमारा।
क्या एवरेज प्राइसिंग किसी रॉ मटेरियल का पड़ रहा है, ये सारा का सारा मास्टर डाटा के अंदर कवर होता है। तो एक फर्स्ट कंपोनेंट था मास्टर डाटा, जिसको हमने देख लिया। अब हम परचेजिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। परचेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आरएफक्यू क्रिएट करते हैं, पीआर क्रिएट करते हैं, पीओ क्रिएट करते हैं, जीआर क्रिएट करते हैं, इनवॉइस रिसिप्ट क्रिएट करते हैं। आरएफक्यू क्या होता है? आरएफक्यू स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जब हमें किसी मटेरियल की प्रोक्योर करने की जरूरत पड़ती है, तो हम रिक्वेस्ट रेज करते हैं वेंडर्स को कि हमें इन आइटम की जरूरत है, आप सप्लाई करो। फिर उसके बाद आता है पीआर क्रिएशन। पीआर क्रिएशन जो होता है, इसका मतलब होता है परचेज रिक्वेजिशन क्रिएशन। परचेज रिक्वेजिशन क्रिएशन में भी हम एक पीआर क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम डालते हैं कि हमें इन इन मटेरियल की जरूरत है, और इस मटेरियल को यहाँ पे स्टोर करना है, और साथ ही साथ उस पे हम शिपिंग कंडीशन वगैरह भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पीओ। पीओ मीन्स परचेज ऑर्डर क्रिएशन। परचेज ऑर्डर क्रिएशन तब होता है जब कोई आइटम हमें प्रोक्योर करना हो, और वो किसी वेंडर से ही प्रोक्योर करना हो, किस वेंडर से प्रोक्योर करना हो वो डिसाइड हो चुका हो। तो मान लो हमें एक स्टील प्रोक्योर करना है जो कि 100 मीट्रिक टन है। हो सकता है वो 100 मीट्रिक टन कोई एक वेंडर सप्लाई ना कर पा रहा हो सकता है उसके दो वेंडर सप्लाई करने वाले हों। तो उस पीआर के अगेंस्ट दो पीओ बन सकता है। जो एक वेंडर के पास जाएगा, हो सकता है एक वेंडर 50 टन सप्लाई कर रहा हो, दूसरा वेंडर है बाकी का वो 50 टन सप्लाई कर रहा हो। तो इस तरीके से एक पीआर के अंदर दो पीओ बन सकता है। फिर उसके बाद आते हैं हम गुड रिसिप्ट पे। गुड रिसिप्ट वो है जब पीओ प्लेस हो गया, तो वेंडर आइटम को हमारे वेयर हाउस में सप्लाई करेगा। हमारे इन्वेंट्री जो है वहाँ जहाँ मैनेज हो रही है वहाँ सप्लाई करेगा। तो जैसे ही वो हम आइटम को सप्लाई कर देगा, तो वो गुड रिसीविंग होती है उसकी। गुड रिसीविंग एक पीओ के अगेंस्ट 3 बार भी हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी बात किया हमने कि स्टील का जो वेंडर है वो 50 मीट्रिक टन स्टील सप्लाई करना है। बट हो सकता है वो एक बार में सिर्फ 10 मीट्रिक टन स्टील सप्लाई कर रहा हो। उसके बाद वो 20 मीट्रिक टन सप्लाई करेगा, फिर उसके बाद फिर 20 मीट्रिक टन सप्लाई करेगा। तो मतलब एक पीओ के अगेंस्ट उसने 3 जीआर बना लिया। और जब गुड की रिसीविंग हो जाएगी, तो फिर हम उसको इनवॉइस वो रेज करेगा कि हाँ भाई हमें यार इतना पैसे बने, आप हमें पैसे दे दो। तो फिर इनवॉइस रिसिप्ट होगी। तो आप देखते हैं ये एक सीक्वेंस में है कि आरएफक्यू, फिर पीआर, पीओ, जीआर, इनवॉइस। कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, पहले कौन बनेगा। तो पहले आरएफक्यू बनेगा, फिर पीआर बनेगा, फिर पीओ बनेगा, फिर जीआर बनेगा, फिर इनवॉइस बनेगा। ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। और ये सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ सैप एमएम वालों के लिए ही जरूरी नहीं है। ये जनरल लाइफ में भी ये इसी तरीके से काम करता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो उसके लिए भी ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, तो उनका एक अप्रूविंग ऑथोरिटी होती है। जैसे कि मान लो एक पीओ है, मतलब कितने, मान लो कि एक पीओ हमने प्लेस किया किसी वेंडर पे। हमने कहा कि स्टील हमें जिंदल स्टील से प्रोक्योर करना है। अब जिंदल स्टील से जो प्रोक्योर करना है, तो हो सकता है कि वो 1 करोड़ का पीओ हो, उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो सकता है वो 1 करोड़ का अप्रूविंग ऑथोरिटी सिर्फ और सिर्फ ब्रांच हेड हो। लेकिन मान लो वही पीओ जो है सो 100 करोड़ का हो गया, तो हो सकता है वो मैनेजमेंट के पास चला जाए। तो वो मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। तो ये जो अप्रूविंग प्रोसीजर है, ये रिलीजिंग प्रोसीजर के अंदर आता है। तो ये भी हम परचेजिंग में करते हैं कि अप्रूविंग ऑथोरिटी असाइन करते हैं कि कौन कितनी अमाउंट का पीओ कौन अप्रूव कर सकता है, इस तरीके से। अब आते हैं हम मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि स्टोरेज लोकेशन हम फाइनलाइज करते हैं कि किस प्लांट के लिए कौन सा स्टोरेज लोकेशन होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्टॉक में कितना मिनिमम रॉ मटेरियल होना चाहिए। यदि उतने से कम रॉ मटेरियल हो जा रहा है, तो तुरंत परचेजिंग डिपार्टमेंट को इंटीमेशन जाएगा, और वो परचेजिंग एक्टिविटी को फिर आगे बढ़ाएगा तुरंत। ऐसा नहीं, इससे क्या है कि ये टाइम बच जाता है। अदरवाइज क्या होगा कि मैनेजमेंट पहले चेक करता, फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता कि तुम प्रोक्योर करो, तो इस तरीके से टाइम का वेस्टेज होता है। और ये जैसे ही मिनिमम सैप एम के थ्रू जैसे ही वो मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड जो है, उससे जैसे ही नीचे क्वांटिटी होगी, तुरंत परचेज डिपार्टमेंट को इंटीमेशन चला जाएगा और प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी को आगे बढ़ा देगा। साथ ही साथ इस एमएम मॉड्यूल के थ्रू हम देखते हैं कि मटेरियल स्टॉक में है या नहीं है, और मटेरियल का ट्रांसफर तो नहीं करना। अब जैसे कि कोई मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका एक प्लांट दिल्ली में है, उसका एक प्लांट कोलकाता में है, उसका एक प्लांट चेन्नई में है।
अब हो सकता है कि दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वहाँ कोई ऐसा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ हो जिसका यूज ना हो, बट वो रॉ मटेरियल का कलकत्ता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज होना है, तो फिर उसका स्टॉक ट्रांसफर होगा। वो स्टॉक दिल्ली टू कोलकाता ट्रांसफर होगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक ट्रांसफर क्या होता है, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेसेसरी मटेरियल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेसेसरी मटेरियल क्या होता है कि कोई कोई वैसा इंपॉर्टेंट आइटम जो है वो मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसका कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकता है। उस आइटम को मैनेज करना SAP MM के थ्रू उसको मैनेज किया जाएगा। कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जिसका कि प्रोक्योरमेंट प्लानिंग पहले से करनी होती है, जैसे कि सीमेंट है। बारिश के सीजन में, जो रेनी सीजन का जो पीरियड होता है, उस टाइम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। उस टाइम क्या होता है कि सीमेंट के प्राइस नीचे गिरे हुए होते हैं। तो मैनेजमेंट उस आइटम को आइडेंटिफाई करके उसका प्रोक्योरमेंट का प्लानिंग कर सकता है कि उसको कब प्लान किया जाए, तो मैनेजमेंट उसको सस्ते में खरीद सकती है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेसेसरी मटेरियल हो गया, और साथ ही उसका टाइमिंग भी, मटेरियल का टाइमिंग हो गया कि कब उसको प्रोक्योर किया जाए। फिर उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जब आते हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट चेक किया जाता है कि कितने स्टॉक पड़े हुए हैं, कौन कौन से स्टॉक जो है सो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, कौन कौन से स्टॉक ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है, लेकिन उसका कलकत्ता प्लांट में यूज होना है, तो स्टॉक ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा है ट्रांसफर पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग और स्टॉक ट्रांसफर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इंटरव्यू में बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में ये होता है कि कोई आइटम वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, बट उसका यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये हो सकता है। हो सकता है रॉ मटेरियल पड़ा हुआ हो, बट उसके क्वालिटी चेक हुआ ही ना हो। क्वालिटी चेक नहीं हुआ तो वो अभी अनरिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उसका आप यूज नहीं कर सकते जब तक कि क्वालिटी चेक ना हो। जब क्वालिटी चेक हो जाएगी तो फिर वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसफर पोस्टिंग, मतलब कि उसका यूज का जो टाइप है आप उसको चेंज कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ट्रांसफर पोस्टिंग। बट स्टॉक ट्रांसफर क्या है? स्टॉक ट्रांसफर बस ये है कि अच्छा इस प्लांट में यूज नहीं हो रहा है तो दूसरे प्लांट में हम यूज कर लेते हैं, ये है। अब आपने ये कंपोनेंट ऑफ सैप जो है ये सारे आपने अभी देख लिए मास्टर डाटा, जिसमें कि हम मटेरियल को सीरियल नंबर देते हैं, वेंडर को सीरियल नंबर देते हैं। परचेजिंग देख लिया आपने, जिसके अंदर हम PR क्रिएट करते हैं, फिर PO क्रिएट करते हैं, फिर गुड रिसीविंग क्रिएट करते हैं। फिर मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग देख लिया आपने, जिसके अंदर मटेरियल को हम आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस मटेरियल का कब प्लानिंग करके प्रोक्योर किया जाए, सो डेट सस्ता हो पड़े और मैनेजमेंट को कम कॉस्ट पड़े। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख लिया आपने कि कौन सा आइटम स्टॉक में है या नहीं है, उन चीज़ों को देखना, या फिर कौन सा आइटम जो है उसको कलकत्ता प्लांट से हटा करके दिल्ली प्लांट में ट्रांसफर करना है, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ये होगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट के बारे में, स्टोरेज लोकेशन के बारे में और बचे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा वो कंपोनेंट ऑफ SAP MM मॉड्यूल पढ़ा था। SAP MM मॉड्यूल की एक्टिविटी जो है उसके बारे में हमने पढ़ा, बट वो एक्टिविटी हम किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो हम वो इंटरप्राइजेज स्ट्रक्चर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम प्लांट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टोरेज लोकेशन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अभी ये जैसे हमने पढ़ा कि कोई आइटम हमें प्रोक्योर करना है, तो प्रोक्योर करना है तो किस प्लांट के लिए प्रोक्योर करना है, किस स्टोरेज लोकेशन के लिए प्रोक्योर करना है, कौन से परचेज ऑर्गेनाइजेशन उस आइटम को प्रोक्योर करेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।